हम पिछले 100 सालों से या कुछ लोग कहेंगे 200 सालों से मानव इतिहास के एक अद्भुत दौर से गुजर रहे हैं। पश्चिम पूरी तरह से हावी रहा है। इस्लाम को दबा दिया गया था। प्रथम विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद उन्हें बोलने का मौका भी नहीं मिला। पश्चिम ने मूल रूप से सभ्यता की रूपरेखा तैयार की, यानी राष्ट्र राज्य। मुसलमानों को तो बोलने का मौका भी नहीं मिला। लेकिन अगर आगे बढ़े, 110 साल बाद कुछ बदल रहा है। इस्लाम फिर से उभर रहा है और किसी वजह से इस्लाम वास्तव में पश्चिमी सभ्यता के विकास की भविष्य की दिशा तय कर रहा है। कुछ लोग इसे महसूस करने लगे हैं। इस अफ्रीकी अमेरिकी आदमी की बात सुनिए। हमें खुद को संभालना होगा अमेरिका के लोगों। ये दूसरी बार है जब कुछ लोग संयुक्त राज्य अमेरिका आए हैं और हमें अमेरिकी लोगों को बता रहे हैं कि वे क्या करने वाले हैं। दूसरी बार। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप लोग क्या नहीं समझ रहे हैं। ये रंग के बारे में नहीं है, ये नस्ल की बात भी नहीं है। किसी भी धर्म से पहले हम अमेरिकी हैं। आपको ये बात समझनी होगी। हम बाद में एक दूसरे से लड़ते रहेंगे। हमें तुरंत एकता दिखानी होगी। यही बात मैंने कुछ हफ्ते पहले कही थी कि हम अपनी सभ्यता में एक ऐसे मुकाम पर पहुंचेंगे जहां हमें अपनी सभी बुनियादी ऐतिहासिक शिकायतों को कुछ समय के लिए रोकना पड़ेगा। चाहे आप अफ्रीकी अमेरिकी हो, मूल अमेरिकी हो, लैटिन अमेरिकी हो, श्वेत अमेरिकी हो, आपकी जो भी शिकायतें हैं जो इतिहास में गहराई से जुड़ी हुई हैं, जिनमें से कुछ 200 या 300 सालों से भी ज्यादा पुरानी हैं, उन्हें कुछ समय के लिए रोकना पड़ेगा। क्योंकि जब आप दूर से देखते हैं तो आपको कुछ और होता दिखता है। आप एक बहुत ही प्रभावशाली चीज को देखते हैं। कुछ लोग कहेंगे शायद पश्चिमी सीमाओं के बाहरी इलाकों में पश्चिमी सभ्यता की सीमाओं पर एक बहुत ही सफल सभ्यता को देखते हैं। इस्लाम अपनी शुरुआत से ही पश्चिम पर नियंत्रण पाने की कोशिश कर रहा है। वे स्पेन तक पहुंच गए। वे वहां 700 साल तक रहे और फिर उन्होंने पश्चिमी यूरोप में और आगे जाने की कोशिश की और उन्हें चार्ल्स मार्टेल ने आज के फ्रांस और स्पेन की सीमा पर हरा दिया था। और फिर जब स्पेन को वापस जीत लिया गया तो इस्लाम केवल उत्तरी अफ्रीका और मध्य पूर्व तक सीमित रह गया, जहां वे काफी अच्छा कर रहे थे। उस समय उस्मानिया साम्राज्य उभरा और पूर्वी यूरोपीय लोगों को नियमित रूप से गुलाम बनाया जाता था और उनके देश मूल रूप से उस्मानिया साम्राज्य के कठपुतली या अधीनस्थ राज्य बन गए थे। अब कल्पना कीजिए ऐसी एक सभ्यता की जो अपने पड़ोसियों पर हावी रहने की आदी है, जो विश्व मामलों में अपनी बात रखने की आदी है, जो शून्यता में सिमट गई हो। आप समझते नहीं हैं, मैं पाकिस्तान में पला बढ़ा हूं और पूर्व के कई दार्शनिकों, मुस्लिम दुनिया के दार्शनिकों ने इस पर विस्तार से बात की है। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इसी को समर्पित कर दी। उदाहरण के लिए मोहम्मद इकबाल, प्रसिद्ध कवि, पाकिस्तान के राष्ट्रीय कवि, उनका पूरा शोध इस्लामी खिलाफत की पुनर्स्थापना और इस्लाम की खोई हुई भूमिका को दुनियावी मामलों में फिर से हासिल करने पर था। और जाहिर है वे 20वीं सदी की शुरुआत में जीवित थे। उन्होंने देखा कि किस तरह ऑटोमन साम्राज्य को पश्चिमी ताकतों ने हरा दिया था, तो वे इससे खुश नहीं थे और फिर उनकी मृत्यु 1937 या उसके आसपास हो गई। ये राष्ट्र राज्यों का युग था जिसमें मुसलमानों की कोई भूमिका नहीं थी। ऑटोमन से यह नहीं पूछा गया कि क्या वे इस नए विश्व व्यवस्था से सहमत हैं। आखिर आप हारने वाले से क्यों पूछेंगे? असल में उस समय बहुत से मुसलमानों का मानना था कि पश्चिम ने राष्ट्र राज्यों की अवधारणा इसलिए लाई ताकि खिलाफत को तोड़ा जा सके, जिससे मुसलमान एकजुट न हो सके और एक बड़ी ताकत बनकर उनकी शक्ति को चुनौती न दे सके। मुझे नहीं पता कि ये सिर्फ एक साजिश सिद्धांत है या पश्चिम की अच्छी सोच, फर्क नहीं पड़ता। मामला यह है कि इस्लाम को पूरी तरह से दबा दिया गया और कहा गया कि जाओ उस कोने में बैठ जाओ, हम यानी पश्चिम तय करेंगे कि क्या होगा। असल में पश्चिम लगातार और अधिक शक्तिशाली होता गया। वे लगातार औद्योगिक होते गए और फिर उनके यहाँ औद्योगिक पैमाने पर यह भयानक द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, ऐसा कुछ जो मानवता ने पहले कभी नहीं देखा था। और इससे विजयी पश्चिमी समाजों के समूह द्वारा विश्व व्यवस्था और भी अधिक मजबूत हो गई और यहीं से संयुक्त राज्य अमेरिका ने प्रवेश किया। संयुक्त राज्य अमेरिका पश्चिमी गोलार्ध की एकमात्र महाशक्ति के रूप में उभरा और उसे केवल कम्युनिस्टों से प्रतिस्पर्धा करनी थी, मुसलमानों से नहीं, केवल कम्युनिस्टों से। कम्युनिस्टों को 1991 में सफलतापूर्वक पराजित कर दिया गया था और फिर पश्चिमी सभ्यता का स्वर्ण युग शुरू हुआ। 90 के दशक में सोवियत संघ के पतन के समय
कई विचारकों ने कहा कि यह इतिहास का अंत है, बस अब सब खत्म। इस्लाम को लगभग 80 साल पहले पराजित कर दिया गया था, कम्युनिज्म खत्म हो गया है। लेकिन इतिहास की विडंबना देखिए, ये दोनों ताकतें अब पश्चिमी सभ्यता को खत्म करने के लिए एकजुट हो गई है। और यही वजह है कि मैं आपको ये वीडियो दिखा रहा हूं। ये हम जो पश्चिमी सभ्यता के निवासी हैं, पश्चिमी सभ्यता के लाभार्थी हैं, हमें समझना चाहिए कि हमें एकजुट होना है, चाहे हमारे बीच कोई भी शिकायतें क्यों न हो। मैं अफ्रीकी अमेरिकी समुदाय की शिकायतों को नकारने नहीं जा रहा हूं। मैं श्वेत अमेरिकी समुदाय के अनुभवों को भी नकारने नहीं जा रहा हूं। लेकिन हमें इसे अभी के लिए अलग रखना होगा, क्योंकि ये दो दूसरी ताकतें पश्चिमी सभ्यता से टकराने के लिए खतरनाक गति से आ रहे हैं। ये अनिवार्य है और तुम लोग समझ नहीं रहे हो, क्योंकि लोग हमें अनुशासन दिखा रहे हैं। वे हमें दिखा रहे हैं कि कैसे एकजुट होना है और अनुशासित रहना है। तुम ये नहीं समझते कि उस तरह के अनुशासन तक पहुंचने में कितनी कठिनाई होती है। हम पर हमला हो रहा है। मैं इस बात पर जितना जोर दे सकता हूं उतना जोर दे रहा हूं। हमें बाकी सारी बकवास को एक तरफ रखना होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका में हर चीज ने हमें एक दूसरे से बांटना सिखाया है, पैसे से, यहाँ तक कि उन रेस्टोरेंट से भी जहां हम खाना खाते हैं। जिन लोगों के पास पैसा है वे बेहतर रेस्टोरेंट्स में खाते हैं और अच्छे होटलों में ठहरते हैं। जिन लोगों के पास पैसा है वे बेहतर गाड़ियां चलाते हैं, अच्छे घरों में रहते हैं। हमें बचपन से ही बांट कर रखा गया है, तो वे समझते हैं कि यही हमारी कमजोरी है। वे समझते हैं कि अगर हम उन पर हमला करेंगे तो हमें यही हमला करना होगा। और मैं आपको बता रहा हूं, तुम चाहे जितने भी बड़े क्यों ना हो, अगर हाथी को पता ना चले कि तुम आ रहे हो तो उसे एक छोटे से चाकू से भी मारा जा सकता है। और अभी तुम सबको पता भी नहीं है कि ये सब होने वाला है। मैं इस बात पर जितना जोर दूं कम है। हम पर हमला हो रहा है, हमें एकजुटता दिखानी होगी और एक साथ आगे बढ़ना होगा। हमें 100 जिलों को एक साथ लाकर और अपना पैसा खर्च करना बंद करके शुरुआत करनी होगी। 2 बड़े शहर हर राज्य में हम अपनी मुद्रा खर्च नहीं करेंगे। हम उपनगरों में जाएंगे और उन्हें बता देंगे कि जिसे हम फंड करते हैं उस पर हमारा नियंत्रण होगा। मुझे उनका बड़ा मुद्दा समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि हो सकता है कि वह कुछ और बारीकियां पेश कर रहे हों जिनसे मैं वाकिफ नहीं हूं। लेकिन मैं उनका समग्र संदेश समझता हूं कि उन्हें गैर अमेरिकियों द्वारा बताया जा रहा है कि अमेरिका कैसे चलाना है। और जाहिर है कि उन्हें इससे आपत्ति हो रही है और आपको भी इससे आपत्ति होनी चाहिए। मामदानी खुलेआम कह रहे हैं कि वो एक डेमोक्रेट सोशलिस्ट हैं। ऐसी कोई चीज नहीं होती। वे सभी अंत में कम्युनिज्म की ओर ही जाते हैं। और फिर अब्दुल अल सईद जैसे लोग कहते हैं कि मुसलमान आपसे नफरत करते हैं। मुसलमान आपसे नफरत करते हैं। मुसलमान उन अमेरिकियों से नफरत करते हैं जो इस्लाम का विरोध करते हैं। मुसलमान उन लोगों से नफरत करते हैं जो अमेरिकी राजनीति में इस्लाम की बढ़ती भूमिका नहीं चाहते। तो ये लोग एकजुट है, ये अपने मकसद के प्रति वफादार है, ये प्रेरित है और ये आलस्य से पीड़ित नहीं है। उनके सामने एक उद्देश्य है। मैं आपको एक पूर्व मुसलमान के रूप में बता रहा हूँ, विश्व पर प्रभुत्व स्थापित करना इस्लामी सिद्धांत के मुख्य पहलुओं में से एक है। मुख्य पहलुओं में से एक। इस्लामी अंतकाल संबंधी मान्यताओं में मोहम्मद ने बार बार कहा कि पूरी दुनिया इस्लाम के अधीन आ जाएगी। इसी वजह से आपने मुस्लिम विद्वानों को अमेरिका और यूरोप में बार बार यह कहते सुना होगा कि इस्लाम हर घर में पहुंचेगा, कि इस्लाम हर घर में पहुंचेगा। इस्लाम हर घर में पहुंचेगा, हर घर में पहुंचेगा। इस्लामोफोब्स की चिंता मत करो, वे जितना चाहे बोल सकते हैं, उनके बच्चे मुसलमान होंगे। आपके बच्चे मुसलमान होंगे, आपकी बेटियां बुर्का और अबाया पहनेंगी। और अब्दुल अल सैयद ने जो कहा, मेरे पास ऐसे बहुत सारे वीडियो हैं। मुसलमान आपको बता रहे हैं कि वे क्या करना चाहते हैं, कि वे आपसे नफरत करते हैं। इसे सुनिए। हमारे धर्म में यह है कि हमें अल्लाह के लिए उनसे नफरत करनी है। हम वही पसंद करते हैं जो अल्लाह पसंद करता है, और इसके विपरीत हम उससे नफरत करते हैं जिससे अल्लाह नफरत करता है। बात को घुमा फिरा कर ना कहें, हम एक दूसरे से प्यार नहीं करते, हम एक जैसी सोच नहीं रखते, हम दोस्त नहीं हैं। क्या ये समझ में आता है? हम दुश्मन हैं। बहुत सीधी बात है, ना कोई एकीकरण, ना कोई बहुसांस्कृतिकता, ना कोई विविधता, ना कोई सहिष्णुता। मेरा अपना रास्ता है, तुम्हारा अपना रास्ता है। तुम्हारे पास अपनी लोकतंत्र है, हमारे पास अपनी शरीयत है। तुम्हारे पास अपनी आजानियाई से मेलजोल है, हमारे पास अपना तरीका है। तुम्हारे बाजार में अपनी धोखाधड़ी है, अपने क्रेडिट कार्ड्स हैं, हमें पता है। हमारे पास अपनी आर्थिक व्यवस्था है, हमारी अपनी विदेश नीति है, हमारा अपना तरीका है। क्या अब तक तुम्हें काफी नहीं हुआ? इस आदमी की सुनो, ये अमेरिकी है। अमेरिका एक कैंसर है। अमेरिका, अमेरिकी सरकार, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र, पूंजीवाद, ये ऐसे कैंसर हैं जिन्होंने अपनी बीमारी पूरी दुनिया में फैला दी है।
तो यही मानसिकता है, यही विचारधारा है जिससे आप निपट रहे हैं। और यही विचारधारा इन मुस्लिम नेताओं जैसे अब्दुल अल सैयद को समर्थन दे रही है। क्या आपको बेवकूफ़ बनाया जाएगा? इस अमेरिकी को देखिए, वो इसे देख रहा है। और आप हर अमेरिकी को इसके बारे में जागरूक होना चाहिए। हर अमेरिकी को ध्यान देना चाहिए। हाँ, आप अलग हैं। हाँ, आप यूके से अलग हैं। हाँ, आप कनाडाई और ऑस्ट्रेलियाई लोगों से अलग हैं। लेकिन हम सभी उदार लोकतंत्र हैं और हम सभी अपनी कमजोरियों के साथ साथ अपनी ताकत भी साझा करते हैं। दोस्तों, मैं ये कहानी गढ़ नहीं रहा हूँ। मैं ठीक उसी जगह खड़ा हूँ जहाँ हम 1 घंटे में यीशु जुलूस निकालने वाले हैं। और देखिए यहाँ कौन है। एक विशाल मार्च, मुस्लिम मार्च, जहाँ अभी वे शिकागो में गा रहे हैं, मोहम्मद ही एकमात्र हैं, अल्लाह की महिमा बढ़े। वे घोषणा कर रहे हैं कि शहर से सभी यहूदी और सभी ईसाइयों को हटा दिया जाएगा। मेरा मतलब है, ये तो आप जानते हैं मैं पिछले हफ्ते से इसके बारे में बात कर रहा हूँ और फिर भी हम यहाँ हैं, ठीक इसके बीच में। हमारी शहरों और हमारे देश के लिए आत्मिक स्तर पर लड़ाई हो रही है। मुझे नहीं लगता कि आपको इससे बड़ा कोई और उदाहरण चाहिए। हमने इसे नहीं करवाया। हम सचमुच ठीक उसी जगह पर पहुंचे जहां आज हम शिकागो में यीशु मार्च कर रहे हैं। और वहां एक विशाल मुस्लिम मार्च हो रहा है जहां वे शहर भर में ऐलान कर रहे हैं। और आप जानते हैं क्या, चर्च में। और वे ऐसा हर जगह करते हैं। वे ऐसा हर जगह करते हैं दोस्तों। ये हर देश का धीरे धीरे इस्लामीकरण है। इसे देखिए, ये लंदन शरिया काउंसिल है। हमारी काउंसिल ये उन शरिया अदालतों में से एक और है। ये वाला वेम्बली में है, वेस्ट लंदन में। दुर्भाग्य से पूरे यूके में ऐसी 85 से ज्यादा शरिया अदालतें चल रही हैं। ये काफी चौंकाने वाली बात है कि एक आक्रामक विदेशी धर्म आकर अपना खुद का कानूनी सिस्टम बना लेता है, जो ब्रिटिश कानूनी सिस्टम के साथ साथ चलता है। यही होता है जब आप अपने देश में ऐसे अवैध प्रवासियों को आने देते हैं जिनके मूल्य पश्चिमी मूल्यों से मेल नहीं खाते, और वे आपके देश पर हावी हो जाते हैं। और सिर्फ अवैध प्रवासी ही नहीं, इनमें से ज्यादातर लोग शायद कानूनी प्रवासी हैं। जब आप विरोधी संस्कृतियों से लोगों को लाते हैं, यह मान लेना कि वे अपनी वैचारिक निष्ठा और पारंपरिक शिकायतें हवाई अड्डे पर ही छोड़ देंगे, मुझे खेद है कहना पड़ रहा है, यह पश्चिम द्वारा बनाई गई सबसे मूर्खतापूर्ण सोचों में से एक है। बिल्कुल भी कोई जवाबदेही नहीं है। कई मायनों में लंदन कट्टरपंथी इस्लाम के सामने झुक चुका है। और मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, हम इस शो में किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं हैं। ये मुसलमान होने या न होने की बात नहीं है। ये उस बारे में है कि जब आप यूनाइटेड किंगडम के कानूनों से स्वतंत्र होकर 85 शरिया कानून अदालतों को अपने खुद के कानूनों के तहत काम करने देते हैं, तो क्या होता है? आपने मूल रूप से एक समानांतर समाज बना दिया है, यही इसका मतलब है। और फिर से यही चीज अमेरिका में भी हो रही है, फ्लोरिडा और टेक्सास में, और भगवान ही जाने कहां कहां जो सारी मस्जिदें बन रही हैं। आपको क्या लगता है वे वहां क्या कर रहे हैं? वे अपनी निकाह की रस्म करते हैं, जो कि शादी की रस्म है। वे वही करते हैं। इस्लामी शादी के तहत यानी निकाह, महिलाओं को वे अधिकार नहीं मिलते जो अमेरिकी कानून में उनके लिए निर्धारित है। अगर तलाक होता है तो उसे सिर्फ 20% या कुछ ऐसा ही मिलता है, या जो भी हो, यह पूरी तरह हावी हो जाता है, पूरी तरह से अमेरिकी कानून द्वारा अमेरिकी धरती पर रहने वाले हर एक व्यक्ति को दिए गए अधिकारों को नजरअंदाज करता है। क्या यही तो कानून के राज का पूरा मकसद नहीं है कि कानून की नजर में हर कोई बराबर है? क्या यही इसका मकसद नहीं है? लेकिन फिर हमारे उदार लोकतंत्र या सहिष्णुता के नाम पर हमारी उदारवादी सोच समानांतर कानूनी ढांचों वाले समानांतर समाजों को कैसे इजाजत दे रही है? इसीलिए ये हर गैर इस्लामी अमेरिकी के लिए, यहाँ तक कि मुस्लिम, उदारवादी और मध्यमार्गी मुसलमानों के लिए भी जरूरी है। यहाँ तक कि उन्हें भी इस्लामवाद के खिलाफ एकजुट होना होगा। बस यही है, यह इस्लामवाद के खिलाफ है। इस्लाम का राजनीतिक इस्तेमाल ही इस्लामवाद है। बस यही है। जाग जाओ, जाग जाओ, ये और भी बुरा ही होने वाला है।